नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सभी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर मासिक जो हिंदी मासिक है प्रतियोगिता दर्पण है वो करा रहे हैं। इससे पहले हमने अप्रैल 2024 की करंट अफेयर का पहला पार्ट देखा था, जिसमें हम राष्ट्रीय स्तर की सारी करंट अफेयर कवर करा चुके हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय से स्टार्ट करेंगे और बाकी सारी जो करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2024 की जो है ये करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। सबसे पहली करंट अफेयर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात और कतर की यात्रा हाल ही में देखने को मिली। जिसमें अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन की संयुक्त जो अरब अमीरात है उसकी आधिकारिक यात्रा 13 से 14 फरवरी को की थी। यहाँ पर आप तस्वीर जो देख रहे हैं वो यूएई की राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने 13 से 14 फरवरी को इसकी आधिकारिक यात्रा की थी, जिसके पश्चात 14 से 15 फरवरी को कतर की यात्रा की थी। पहले यूएई फिर कतर। 2015 के पश्चात इनकी ये 7वीं यात्रा थी। अब यूएई के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायर अल नहयान, ये वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था ये? 9 से 10 जनवरी 2024 गुजरात में हुआ था। तो ये उसको लेकर के भारत आए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। दोनों चीजें याद रखनी। वाइब्रेंट गुजरात हम बता चुके हैं पिछले वाली करंट अफेयर में कि वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। मोदी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आपका 2024 में ये एक लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, अबू धाबी में विशाल हिंदू मंदिर बनाया जाएगा, उसको लेकर के भी लक्ष्य रखा गया है। और साइड में तस्वीरें भी आप इसकी देख पाएंगे। हिंदू मंदिर जो है यहाँ पर देखेंगे, BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अन्य। तो 2 चीजें याद रखनी बेसिकली। एक तो दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित होगी। मेजबान राष्ट्रपति जो थे इनके साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। उसके अलावा इसमें भागीदारी को लेकर के बात की गई है। उसके बाद आगे इसी में ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये करंट अफेयर का, यूएई में भारतीय रुपए कार्ड और यूपीआई को स्वीकार किए जाने के लिए ये एक समझौता हुआ है। यूपीआई आप फोन पे, गूगल पे चलाते हैं, पेटीएम वगैरह, तो यूपीआई जो है वो कहाँ पर स्वीकार किया गया है? यूएई में। और दूसरी चीज भारतीय रुपए कार्ड, जैसे मास्टर कार्ड आता है, रुपए कार्ड आता है ना, तो भारतीय रुपए कार्ड यूएई में स्वीकार किया जाएगा। इसके बदले में यूएई का भी जो डिजिटल भुगतान है जो वहां पर चलता है, जिसका नाम क्या है, आनी और जैवान, वो भारत में स्वीकार किया जाएगा। दोनों को एक दूसरे की जो हेल्प है वो एक दूसरे की जा रही है। तो ये तो आपको पता है, भारतीय रुपए कार्ड और यूपीआई। और यहाँ का जो है भारत में जो है वो आनी और जैवान, यूएई का डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जो है वो स्वीकार किया जाएगा। ये तस्वीर मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी थी। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। इस पेज में इस वाले साइड में अगर देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जो कि है सीबीएसई कार्यालय। इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जो है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका एक कार्यालय भी दुबई में खोला जाएगा। तो ये जितनी भी समझौते होते हैं ना, उसके बाद ये सारी चीजें स्वीकार की जाती हैं। तो सीबीएसई का एक कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? दुबई में खोला जाएगा। आईआईटी दिल्ली का एक परिसर हॉल में अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। आईआईटी दिल्ली का एक परिसर हॉल अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा और सीबीएसई कार्यालय दुबई में खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी में श्री मोदी के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम, और वहां जो भी रह रहे थे भारतीय लोग, उनके द्वारा आयोजित किया गया था। इसका नाम था एहलान मोदी। इसी को ही हेलो मोदी का नाम दिया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर? तो अबू धाबी में। क्या नाम था? तो हेलो मोदी या एहलान मोदी नाम दिया गया था। दोनों चीजें याद रखनी है आपको। सेंटर वाले में चलते हैं। अगली करंट अफेयर, भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
पहले ऐसा होता था, म्यांमार सीमा पे आराम से आप आ जा सकते थे, परंतु भारत और म्यांमार की सीमा पर 2018 से लागू था मुक्त आवाजाही व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रेजिमे एफएमआर। इसको सरकार ने फरवरी 2024 में समाप्त कर दिया है, भारत और म्यांमार सीमा। बाकी इसमें ऐसा नीचे कोई खास पॉइंट नहीं है। बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ, जो कि है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसमें भारत का 180 देशों में 93वां स्थान आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा था, चाहे वो बीपीएससी टीआरई का ही पेपर उठा के देख लीजिए, वहां पर भी रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, वहां पूछा भी गया था। वहां 2023 की रैंकिंग उन्होंने पूछ ली थी। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत कितनी टोटल कंट्रीज है, 180 देश हैं, और कौन से नंबर पे आया है, 93 नंबर पे आया है। ये जो रिपोर्ट है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। कौन जारी करता है रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और जर्मनी संस्था है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कहाँ की संस्था है, जर्मनी की संस्था है। इस पॉइंट को आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी देश के लिए जो भ्रष्टाचार होता है, वो बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है, उस देश में भ्रष्टाचार का लेवल उतना ज्यादा माना जाता है। सूचकांक का अगर अधिक मान है, तो मतलब भ्रष्टाचार की स्थिति वहां पर कम भ्रष्टाचार है। इस चीज को समझ के रखिएगा। टोटल 180 कंट्री थी इसमें, और ये तो बात समझ में आई गई कि सर्वोच्च जो सूचकांक वाला देश है उसको सर्वोच्च रैंक प्रदान की जाती है। न्यूनतम भ्रष्टाचार की स्थिति को प्रदर्शित करता है, मतलब जो पहले नंबर पे आएगा वहां सबसे कम भ्रष्टाचार है। जो सबसे कम सूचकांक वाला होगा, अर्थात सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाला देश, वो सबसे नीचे दर्शाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये ताजा रिपोर्ट जनवरी 2024 में जारी हुई थी, और भारत के लिए सूचकांक जो स्कोर है वो 39 है। रैंकिंग अलग मिलती है, स्कोर अलग मिलता है। भारत का जो स्कोर था वो 39 था। 180 देशों में भारत का नंबर कौन सा था, तो 93 नंबर था। अब यहाँ पर पहले नंबर पर देखेंगे तो डेनमार्क का नंबर देखने को मिलता है, स्कोर 90 है। दूसरे पर फिनलैंड 87 स्कोर, तीसरे पर न्यूजीलैंड 85। तो टॉप 3 तो एटलीस्ट आपको याद ही होने चाहिए। बाकी नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, ये आपको 11 तक नंबर दिए गए। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश में यहाँ पर देखेंगे, सबसे आखिरी में नंबर जो देखने को मिल रहा है वो सोमालिया का देखने को मिल रहा है, 11 स्कोर मिला है। सबसे लास्ट में कौन आया है, सोमालिया आया है। और भारत का स्कोर याद रखना है आपको, 93 नंबर पे है और स्कोर 39 मिला है। बाकी चाइना, नेपाल, श्रीलंका ये सब पूछा नहीं जाता है। बाकी बहुत ज्यादा हायर तैयारी कोई कर रहे हो तो पहले एक बार देख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कौन इसको जारी करता है। बाकी इस साइड अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं है। बढ़ते हैं डायरेक्ट अगली करंट अफेयर की तरफ, जो कि है अमेरिका की निजी कंपनी का मून लैंडर ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर उतरा है। ये जापान का है मून लैंडर, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्लिम मून स्नाइपर, इसके 19 जनवरी 2024 को ही सॉफ्ट लैंडिंग के पश्चात ये लैंडर का नाम ध्यान रखिएगा, ओडिसियस। बस, बाकी इसमें कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं। इसी में एक पॉइंट और मशीन के बारे में लिखा गया है कि इंटुइटिव मशीन्स चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी जो है वो हो गई है। भारत का तो आपको पता ही, चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। जबकि जापान का जो मून लैंडर था, स्लिम मून स्नाइपर, इसने ये उपलब्धि 19 जनवरी 2024 को ही प्राप्त की थी। तो दोनों का कंपैरिजन करके याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है किरियाकोस मित्सोताकिस, इनकी भारत की यात्रा। कहाँ के हैं ये, ग्रीस के हैं। यूरोपीय देश ग्रीस, जिसका औपचारिक नाम है हेलेनिक रिपब्लिक, ये इनकी तस्वीर है, हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस। इसके प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस मित्सोताकिस। इसके साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो इनकी यात्रा थी भारत यात्रा।
तो बस इतना ही याद रखिएगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास याद करने वाला पॉइंट नहीं है। अगली डायरेक्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी लिखी थी कि इस यात्रा के दौरान श्री मोदी को ग्रीस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, इससे भी सम्मानित किया गया था। अगली करंट अफेयर पर बढ़ते हैं। अल सल्वाडोर में नायब बुकेले ये लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति जो है वो चुने गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अल सल्वाडोर में नायब बुकेले ये बने हैं दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति। बाकी कोई खास पॉइंट नहीं है। अगली करंट अफेयर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा से 3 दिन पहले ही कतर ने मृत्युदंड पाए थे 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक, उनको रिहा कर दिया गया है। तो सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनके जाने से इन लोग की जान बच गई है। और जो रिहा किया था वो 11 फरवरी 2024 को रिहा किया था। जासूसी करने के आरोप में इनको मौत की सजा सुनाई गई थी अक्टूबर 2023 में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे कतर, तो यात्रा जो इनकी थी उनसे 3 दिन पहले ही इनको रिहा कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की समाप्ति के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 21वां दौर देखने को मिला था। केवल हेडिंग याद रखना है, इसके अंदर का कुछ भी याद आपको नहीं रखना। अगली करंट अफेयर आपकी है हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में जो है वो संपन्न हुआ है। याद रखिएगा कि भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित था ये 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। तो ये अब कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में संपन्न हुआ है। इसमें एक और पॉइंट, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ये सब मौजूद थे और स्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर ये 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम थी। यहाँ पर देखेंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी थे और विदेश मंत्री भारत के जय जयशंकर ये सब भी थे, परंतु श्रीलंका के राष्ट्रपति जो रानिल विक्रमसिंघे हैं हमने उसी को हाईलाइट किया है। बाकी थीम इसकी क्या है? स्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। बढ़ते हैं आगे। अगली करंट अफेयर, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में 41वां नंबर आया है। अब देखिए, अभी हम जो रैंकिंग देख के आए थे वो दूसरी थी। इससे पहले वाली करंट अफेयर देखी थी मार्च वाली, वहां पर भी रैंकिंग काफी अलग अलग देखने को जब मिलती है ना तो फिर कंफ्यूजन होती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि एक साथ सबको इकट्ठा लिख लीजिए फिर उनको याद कीजिए, या तो हम अलग से एक सूची लिस्ट की टाइप की दिखा देंगे, उसमें एक साथ दिखा देंगे। बाकी तो अभी हम मंथली वाली देख रहे हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा, लाइक जरूर करते रहिएगा जो भी लोग वीडियो से जुड़ रहे हैं। तो विश्व में कौन सा नंबर आया? 41वां। अब पहले नंबर पे इसमें कौन आया है तो आप देखेंगे नॉर्वे जो है इसमें पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। कई बार जो है टॉप 3 कंट्रीज में से पूछ लिया जाता है, तो चाहे तो न्यूजीलैंड और आइसलैंड को भी याद रख सकते हैं। तो पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे है, लोकतंत्र सूचकांक। टॉप 10 देखना है तो आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ताइवान। सबसे लास्ट के 10 कंट्रीज की बात करें तो सबसे लास्ट में जो नंबर आया ना उसी को याद रखिए केवल। सबसे लास्ट में आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा। सबसे लास्ट में 167 नंबर पे अफगानिस्तान है, 0.26 स्कोर है। स्कोर वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ज़्यादातर रैंकिंग पूछी जाती है। भारत की रैंकिंग है 41 और भारत का स्कोर है 7.18। बाकी स्कोर भले ना याद रखिए तो इंडिया का तो याद रख सकते हैं आप। ये है लोकतंत्र सूचकांक। बाकी लिस्ट दी गई इसमें पूर्ण लोकतंत्र को लेकर के कितने देश हैं, लोग दोष पूर्ण लोकतंत्र, संकर शासन, सत्तावादी शासन और टोटल भी यहाँ पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ सीधे। अगली करंट अफेयर आपकी है संबंधित अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का जो रिकॉर्ड है वो अब रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको के नाम जो है वो हो गया है। इनका नाम याद रखिएगा, किसके नाम हो गया है? रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको के नाम। ये है इनकी तस्वीर, ओलेग कोनोनेंको की अंतरिक्ष प्रवास का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने जो है वो बनाया है। बाकी बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो महिला अंतरिक्ष यात्री की अगर बात करें तो सर्वाधिक समय तक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अमेरिका की 64 वर्षीय है पैंगी विटसन।
तो इनके नाम रिकॉर्ड है। अगर महिला अंतरिक्ष में पूछा जाएगा, पुरुष में पूछा जाएगा तो फिर ओलेग कोर्निनेको, महिला में पूछा जाएगा तो आपका पैगी व्हिटसन, ये जो है वो नाम है। 675 दिन 3 घंटे 49 मिनट का इनका रिकॉर्ड है। बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। मीरा रोबोट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण जो है वो किया गया है, और इस परीक्षण को लेकर के आप फुल फॉर्म देखेंगे मीरा की, तो मिनिएचर इन विवो रोबोटिक असिस्टेंट, ये नाम इसका फुल फॉर्म है। 10 फरवरी 2024 को किया गया था सर्जरी का सफल परीक्षण। बाकी ऐसा इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है। बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर। नौवां रायसीना संवाद नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुआ है। भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय थे उनके साथ साझेदारी में थे, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में। वहां पर नौवां रायसीना आपको देखने को मिला है संवाद। यहाँ पर ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ ये आपको देखने को मिलेंगे। मित्सोताकिस, ऊपर नाम अभी मैंने बताया भी था, तो ये तस्वीर देख लीजिए, ग्रीस के हैं ये प्रधानमंत्री। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो ये संवाद कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। कौन से नंबर का हुआ, 9वें नंबर का हुआ। और हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस वर्ष इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वो थे। थीम क्या थी इसकी, चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। चतुरंगा में क्या क्या है, एक तो पहला संघर्ष, चतुरंगा मतलब 4 चीजें है ना ये, तो संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। इंग्लिश में भी नाम दिया गया, इंग्लिश का भी पढ़ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट, क्रिएट करके। बाकी इसके बारे में लिखा गया है कि ये जो रायसीना डायलॉग है, ये भू राजनैतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित है थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। पहला आयोजन इसका 2016 में हुआ था। बस इतना सा ही याद रखना है। बढ़ते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। देखिए इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, अधिकतर अनुमानित वाली हैं, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है खाली उसी की बात करेंगे। तो मौद्रिक नीति की 2023-24 की छठी अंतिम द्वैमासिक जो समीक्षा है उसमें भी रेपो दर में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला है। तो जो परिवर्तन नहीं देखने को मिला है वो है कितना, रेपो दर होता क्या है, रेपो दर होता है वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। और यहाँ पर आपको रेपो रेट देखने को मिलेगा दिसंबर 2023 की स्थिति 6.50 और फरवरी 2024 में कितना है 6.50। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रिवर्स रेपो रेट में भी देखेंगे 3.35 था, अभी भी 3.35 फरवरी 2024 में भी है। तो बस इतना ही याद रखिएगा। बाकी अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक रेट, नगद आरक्षण अनुपात, सामयिक तरलता बाकी भी पढ़ सकते हैं। जो मेन था वो मैंने बता दिया। अगला आपका है चीनी सत्र जो 2024-25 है, उसके लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल में वृद्धि की गई है। 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर जो ब्याज दर है, केवल इतना ध्यान रखिएगा 8.25% ब्याज दर है। किस पर है, भविष्य निधि जमाओं पर। नीचे ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं। दिसंबर 2023 के अंत में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या, टेली डेंसिटी आदि के संबंध में ट्राई की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें यही सब लिखा है कितने शहरी उपभोक्ता, कितने ग्रामीण उपभोक्ता, यही सारी चीजें। पर ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे। ऊपर वाली जो करंट अफेयर था जो गन्ने वाला बताया था, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित उचित और लाभकारी मूल्य में 2024-25 में 340 है। जैसे आप जूनियर असिस्टेंट वगैरह पेपर दे रहे हैं तो वहां पर ही थोड़ा सा ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से चीजें पूछ ली जाती है। बाकी आगे वही जो आपका ट्राई ने रिपोर्ट जारी की ना, उसी को डिटेल में दिया गया है। वायरलेस में कितना ग्रामीण में वृद्धि हुई है, कितना नहीं हुई है। वायरलेस उपभोक्ता, कुल शहरी, ग्रामीण, ब्रॉडबैंड, वायर लाइन उपभोक्ता सभी परसेंटेज में यहाँ पर दिए गए हैं। चाहे तो परसेंटेज परसेंटेज देख सकते हैं। नीचे साइड देखेंगे तो हिस्सेदारी को लेकर के भी रिलायंस जियो की सबसे ज्यादा है 39.69। एयरटेल दूसरे नंबर पर है 32.95। फिर वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, एमटीएन, रिलायंस कम्युनिकेशन एकदम ना के बराबर है। तो बस आर्थिक परिदृश्य वाला भी हमारा यहाँ तक समाप्त हुआ। अब आगे इसमें और भी चीजें हैं जो आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको कराएंगे। पर एक क्वेश्चन आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो वही चीज पूछेंगे जो हमने आज की तारीख में पढ़ी है। और इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में कौन सा स्थान आया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी की थी, सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। और
इससे पहले की करंट अफेयर नहीं देखी हो तो अलग जरूर देख लीजिएगा। इसी का पहला पार्ट इससे पहले कराया था, जिसमें राष्ट्रीय परिदृश्य में आर्द्रभूमि वगैरह सारी चीजें बात की थी। अभी इसमें प्रतियोगिता दर्पण में और भी चीजें हैं जो अगले आने वाले पार्ट में हम आपको कराएंगे। थोड़ा थोड़ा करके करा रहे हैं ताकि डेली डेली आप उतना याद भी कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।